हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं ये भी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हम चला रहे हैं मैथमेटिक्स का एमएसएम सीरीज, मतलब मिनिमम स्टडी मटेरियल सीरीज, है ना। अब हम करने वाले हैं 5वां चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलाकर 12 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके पेपर में, जिसमें हमने जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से 7 नंबर के आसपास का सवाल बनता है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो से 4 से 5 नंबर का सवाल बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों हमने इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखा है? क्योंकि ये ट्रिग्नो के कंपैरिजन में इजियर चैप्टर है। क्यों? ट्रिग्नो से तो हर कोई डरता है, लेकिन फिर भी क्यों ये इजियर है? क्योंकि अगर आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ tan थीटा की वैल्यूज भी एटलीस्ट याद है तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ भी और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इजी सा चैप्टर होगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या चीजें आपको इसमें पढ़नी है। आपको बेसिकली हाइट और डिस्टेंस के बारे में ही पढ़ना है, मतलब ऊंचाई और दूरियां, ये दूरियां यही पढ़नी है आपको इस चैप्टर में। ठीक है, ओके। तो हम किसी भी चीजों के बारे में, उसकी ऊंचाई कितनी है, कौन किस चीज से कितना दूरी पर है, इन सारी चीजों के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और उसको कैसे ट्रिग्नोमेट्री हल कर देता है, यही सारा कुछ इस चैप्टर में रखा हुआ है। हम उसी के क्वेश्चंस बनाते हुए इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको मिलेगी वो ये, जैसा अभी हमने बोला कि आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, लेकिन उसमें से अगर आपको एटलीस्ट tan भी आता है तो ये चैप्टर आपसे बन जाएगा। हालांकि हम अभी भी पूरे के पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, उनके क्या क्या स्पेसिफिक वैल्यूज आते हैं स्पेसिफिक एंगल्स पर, वो हम देखेंगे जरूर। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट tan तो आपको याद हो जाए। ओके, क्लियर। और फिर जो सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो ट्रिग्नोमेट्री से इसको अलग करता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड लाइन ऑफ साइट। साउंड काम कर रहा है? हाँ, ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, हमने यहां पहले से तैयार कर लिया है। देखिए आपको क्या सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपके लिए जरूरी है ये tan थीटा की वैल्यूज। ठीक है, tan 0 डिग्री गिव्स 0। ठीक है, tan 30 डिग्री गिव्स 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 एंड tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एन डी का मतलब है यहाँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्लियर। साथ में आप साइन कॉज एटलीस्ट अगर याद कर पाए तो अच्छी बात है। ठीक है, वरना ज्यादातर सवाल आपके tan थीटा से ही बन जाएंगे। ओके, क्लियर। एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए, ओके। तो अब आ गया लास्ट टॉपिक, जिसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हमने क्या बोला कि इस चैप्टर में आपका काम क्या है? आपका काम है ऊंचाइयां नापना और दूरियां नापना। ठीक है, ओके। तो जब कभी भी आप किसी ग्राउंड सरफेस पर रहकर किसी ऊंचे चीज को देखते हैं, आप कभी नीचे रहकर किसी ऊपर की चीजों को देखते हैं, ठीक है, तो वहां पर ही टर्म यूज होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, एलिवेशन वर्ड वहां यूज होगा। ठीक है ना। आप मान लीजिए आप आए हैं और आप किसी को बुलाना चाहते हैं, खिड़की से बाहर देखो देखो करके, ठीक है, तो वो वहां पे क्या यूज होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होगा। और वही उस समय खिड़की से कोई बाहर आ जाए और उसने अगर आपको देख लिया, ठीक है, तो उस समय वो एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों ही एंगल्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल से नापे जाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ही नापे जाते हैं। हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ बनेगा हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल से ही नीचे की तरफ बनेगा हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर? ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन दिया हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड दिया हो तो वो ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना तो देते हैं, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां मार्क कर देते हैं, जो हो जाता है गलत। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपको दिया है तो आप उसे हॉरिजॉन्टल से बनाएंगे, ये गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत। दिस विल बी रॉन्ग। ये है सही। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल से बनेगा, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो ऐसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो ऐसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, क्लियर है ना। डांस स्टेप भी हो जाएगा। क्लियर? ओके। और जो सोर्स है या जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, दोनों में इंटरचेंज भी हो सकता है। ये सोर्स हो सकता है वो ऑब्जर्वर, या वो सोर्स और ये ऑब्जर्वर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, आंखों से आंखें मिलने वाली जो लाइन होगी वही क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ साइट, है ना। ठीक है, सुपरमैन को भी देखें, वैसे लेजर मारता है। ठीक है, उससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल तो वैसे ये है ना, आंखों ही आंखों में जो बातें हो जाएंगी तो वही क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ
साइट कहलाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो इतना अगर आप समझ गए तो सीधा क्वेश्चंस पे टूट पड़ते हैं। चलिए, पहला सवाल, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 7.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 24 मीटर लॉन्ग देन द हाइट ऑफ टावर इज। ठीक है, चलिए, इजी सा सवाल है। ओके, हर समय आपको क्या एक चीज बनाना पड़ेगा, बार बार राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पाइथागोरस थ्योरम तो एटलीस्ट आता होगा। ठीक है, उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हम बता ही दूं क्या, पहले यहीं पे बता दूं क्या कहीं, चलो बता देते हैं। आपका एंगल ऑफ, क्या बताना था हमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनियस, तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये बता दिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो आपको बोला है कि एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 7.5 है, तो शैडो 5 मीटर है, और उसी समय पर क्या है, एक टावर है। ठीक है, उसकी शैडो 24 मीटर है। तो बताइए क्या होगा। चलिए नेमिंग वगैरह कर दीजिए, ए बी सी, यहाँ लिख दिया हमने डी ई एफ। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्लियर। चलिए देखिए क्या बोला है, इसे हमने बोला है पोल, और ये है हमारा टावर। ठीक है, देखिए अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, वो है ये सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब ये है कि सूरज दोनों के लिए सेम एंगल प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सेम है ना। इसीलिए अगर मैं यहां थीटा लिखता हूं तो यहां भी थीटा ही लिखूंगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सवाल के लिए। चलिए, अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको बता दीजिए। इसकी लेंथ है 7.5 और शैडो हमेशा ग्राउंड पे बनता है ना। शैडो कितना है, 5 मीटर। ठीक है, वैसे ही सेम टाइम पर टावर की शैडो कितनी है, 24 मीटर। तो इसका हाइट बताना है आपको। ओके, इसका हाइट बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर थीटा दोनों का सेम है तो दोनों का टैन थीटा भी सेम होगा, है ना। दोनों का टैन थीटा भी सेम होगा, तो आप दोनों के टैन थीटा को इक्वेट कर दीजिए। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहां पर कर देते हैं टैन थीटा फॉर पोल इज इक्वल्स टू टैन थीटा फॉर टावर। तो टैन थीटा फॉर पोल क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, 7.5 बाय 5, यहाँ क्या हो जाएगा, h बाय 24। ठीक है, चलिए बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, अब कर लीजिए 24 इंटू 7.5, ये आ जाएगा इधर, और यही h का वैल्यू दे देगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 7.5 इंटू 24, 7.5 का डबल 15, 15 इंटू 12, 180 बाय 5, 180 बाय 5 कितना, 5 3 जा एंड 36, तो 36 मीटर ये आपका हाइट ऑफ टावर आ गया। ठीक है, ओके। अरे मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पोल एंड इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज इतना, एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए। ठीक है, अगेन देखिए, लेंथ ऑफ पोल मतलब परपेंडिकुलर, एंड शैडो मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:√3, और हमें पता है कि यही रेशियो क्या कहलाता है, यही तो टैन थीटा कहलाता है। तो टैन थीटा कब 1/√3 मिलता है, तो आप बोलेंगे टैन थीटा टैन 30 डिग्री पे मिलता है। तो अगर टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन 30, तो थीटा इज इक्वल्स टू 30। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। यही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो पूछा गया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ शैडो दिया है इस बार। ओके, इस बार टाइम्स में बोल दिया है ना, बस वर्ड्स के साथ हेर फेर है, बाकी आप पूरा एमसीक्यूज देखिएगा, जो भी और 3-4 होंगे सब में यही होने वाला है, वही सन मून यही सब चल रहा है। ठीक है, चलिए क्या बोला है, शैडो, शैडो मतलब कि बेस। तो शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स द हाइट, इज √3 टाइम्स द हाइट, इज √3 टाइम्स द हाइट। हाइट को मैंने सीधा परपेंडिकुलर बोल दिया है, शैडो को लेंथ को बेस मान लिया है। ठीक है, तो बेस को नीचे भेज दीजिए, √3 को इधर, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू पी बाय बी। अगेन देखिए सेम, पी बाय बी ही क्या होता है, एंड थीटा, और 1/√3 किसकी वैल्यू, टैन में, टैन 30 डिग्री। तो अगेन आ गया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर है। क्लियर, इजी है ना। देखिए कितना इजी सवाल है ये। और ट्री कास्ट अ शैडो ऑफ इतना व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इतना, तो हाइट बताइए। चलिए अब ये होमवर्क दे दूं क्या,
हाँ वैसे तो मैं आपको चलिए हाँ नहीं होमवर्क नहीं देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं से सुन लीजिए। और अब जब भी आप इसके कुछ भी और क्वेश्चन बनाएंगे तो ये याद रखिएगा, जब कभी भी आपको 45 डिग्री का एंगल दिखाई दे, जब कभी भी 45 डिग्री का एंगल दिखाई दे, याद रखिए कि परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाते हैं। परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाते हैं मतलब कि दूरी और ऊंचाई सेम हो जाते हैं। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। मतलब कि यहां पर अगर बोल रहा है शैडो की लेंथ 7 है तो हाइट कितनी होगी, 7 ही होगी। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं भले कि शैडो दिखा है 7, तो आप बोलेंगे tan 45 इज P बाय B, tan 45 1 होता है ना। और परपेंडिकुलर मतलब आपको हाइट निकालनी है, ठीक है, h, और बेस मतलब शैडो की लेंथ 7, देख लीजिए 7 इंटू 1 7 मीटर। ठीक है, tan 45 1 होता है ना, हमने यहीं पे देखा अभी। ठीक है, tan 45 डिग्री इज 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वैल्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लैम्प पोस्ट की हाइट दे दी है, शैडो दे दिया है, सन का एलिवेशन, ये अब आप कर लीजिएगा होमवर्क। फिर वही पोल की हाइट, शैडो की हाइट, होमवर्क, सेम सेम क्वेश्चन। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो, देखो ये देखो, हाइट ऑफ टावर और शैडो की लेंथ बराबर है। अभी मैंने बताया कब होता है, बराबर होता है 45 डिग्री। ठीक है, डन। चलिए तो एमसीक्यूज हो गए खत्म। अब जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस जिस फॉर्म में ज्यादातर आते हैं वो अब शुरू हो गया है। ठीक है, आपको एनी हाउ या तो 5 नंबर में इस चैप्टर से सवाल मिलेंगे या फिर केस स्टडी के फॉर्म में भी मिल सकता है ना। तो जैसे मैंने बोला 5 मार्क इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, तो या तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क का, या फिर 4 मार्क्स का केस स्टडी और एक कोई एमसीक्यू आ जाएगा, जैसे अभी हमने एमसीक्यूज देखा। ठीक है, क्लियर। चलो तो शुरू करते हैं। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा चलो मैं अभी आपको ये भी बता देता हूं, जहां कहीं भी आपको हाँ वैसे यही बताना है कि अब जो भी सारे क्वेश्चन आएंगे वो सब 5 मार्क्स लायक ही सवाल है ना। आप मान के चलिए वो 5 मार्क वाले सवाल हैं, जब केस स्टडी आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो 5 मार्क के हिसाब से ही आपको सोचना है, सॉल्यूशन भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम ग्राउंड spots a balloon moving with the wind in a horizontal direction at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of wind is 3 meter per second, then the height of balloon from the ground and use root 3 equals to 1.73, ये बोल दिया। चलिए ठीक है, पढ़ लिया हमने सब कुछ, पढ़ने के हिसाब से फिगर बना देते हैं। क्या बोला गया है, एक बॉय है, ठीक है, जिसकी हाइट 1.35, ऐसा मान लीजिए। क्यों, क्योंकि आई लेवल ग्राउंड से, ये मेरी आंखें, ग्राउंड नीचे तो एक सर्टेन हाइट पर है ना, यही बताया गया कि आई लेवल कहाँ है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, 1.35 मीटर ऊपर है। और वहां से मैं देख रहा हूं किसे, बलून को। ठीक है, कोई और नहीं है वहां पे बलून को देख रहे हैं। ठीक है, और बलून कैसा उड़ रहा है, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां आएगा कि बताइए बलून उधर जा रहा है या बॉय के पास आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है। ठीक है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में यह लिखा है कि पहले 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था, पहले 60 डिग्री का था, और 12 सेकंड के बाद कितना हो गया, 30 डिग्री का। पहले 60 डिग्री का था और फिर 30 डिग्री हो गया, मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। अब आप खुद बताइए, अगर बलून ऐसा जा रहा है तो क्या होगा, और बलून इधर आ रहा है तो क्या होगा, सोच के देखिए। अगर मान लीजिए बलून आपके तरफ आ रहा है, तो पहले बलून दूर था तब आप ऐसे देख रहे थे, अब मान लीजिए बलून पास आ गया तो आपका सर ऐसे ऐसे उठते जाएगा, मतलब कि एंगल बढ़ेगा। मतलब इस केस में बलून आपसे दूर जा रहा है, बॉय से दूर जा रहा है ना। ठीक है, तो पहले यहां था, फिर और दूर चला गया तो आपका सर थोड़ा सा डाउन हो गया। ठीक है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। ओके, क्लियर, इतना इंफॉर्मेशन पता चल गया, अब आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिगर कि पहले बलून यहां था, और चलिए इसी के साथ मर्ज करता हूं मैं, ये बन गया। ठीक है, ओके, क्लियर, ये सेम है, क्लियर, क्योंकि वो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में ही बलून आगे जा रहा है। ठीक, चलिए जो जो आपको पता है वो मेंशन करते जाइए। ठीक है, चलो क्या क्या हमें पता है, एक और इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर, वो भी हमें लिखना है।
ठीक है। क्या है कि बॉय की हाइट कितनी है, 1.1.35, तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया सी एंड दिस इज दी हाइट। ठीक है, कितना 1.35 मीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब क्या क्या बोला है, पहले एंगल कितना था, पहले एंगल था 60 डिग्री, पहले एंगल था 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री था एंगल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और बाद में एंगल कितना हो गया, बाद में एंगल हो गया 30 डिग्री, है ना, रिड्यूस हो गया। ठीक है, ओके। ए से डी तक वो ट्रैवल कर गया, ए से डी तक ट्रैवल कर गया, जिसका डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें पता है कि ये ट्रैवल कितने सेकंड में हुआ है, इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, और स्पीड ऑफ विंड कितनी दी हुई है, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ विंड कितनी दी हुई है आपको, 3 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। ठीक है, तो आपको हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड निकालना है, ये याद रखिए। मतलब कि क्या होगा, बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, ये ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और ये हाइट तो बिल्कुल निकाल लेंगे और उसी को आंसर मार करके चले जाएंगे, लेकिन ग्राउंड कहाँ है, ग्राउंड ये है, दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, ये आपको याद रखना है। तो एंड में 1.35 जो भी आप वैल्यू वहां पे निकालेंगे उसमें ऐड होगा 1.35। ठीक है, क्लियर। चलो, और एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को ध्यान देनी चाहिए वो ये कि √3 जहां आएगा उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हमेशा एंड में जाके पुट कीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से कुछ मत कीजिए, ठीक, एंड में। चलो, तो ये हमने फिगर बना लिया, अब चीजें शुरू करते हैं। चलो, क्या क्या चीजें हमें चाहिए, हमें ये हाइट ही निकालना है। तो चलो, किसी भी ट्रायंगल से आप शुरू कर सकते हो। हमने शुरू किया इधर पहले वाले ट्रायंगल से। ठीक है, हमने बोला इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, सीधा क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी, लिख सकते हैं, ए बी बाय बी सी, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3, तो ये हो गया ए बी बाय बी सी। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, ए बी बाय बी सी। अब यहां से ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्या √3 टाइम्स बी सी, ये मिलेगा, √3 टाइम्स बी सी, ये मिलेगा, है ना। इसको आप पहला नंबर दे दीजिए, पहला इक्वेशन, और फिर दूसरे ट्रायंगल पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल पे काम करते हैं, डी ई सी दूसरे पेज पे कर रहा हूं मैं। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ई सी, अब कौन सा एंगल बन रहा है, tan 30 डिग्री, है ना, विल बी इक्वल टू डी ई बाय ई सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये क्या आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए ध्यान से जरा, इसमें क्या डी ई और ए बी ये दोनों सेम है, डी ई और ए बी सेम है ना, तो इसे आप क्या बोल देंगे, इसे आप क्या बोल देंगे, ये सेम है। ठीक है, ये सेम है, तो आप यहां पर डी ई के बदले ए बी लिख दीजिए और यहां पे नीचे ई सी। तो यहां से फिर से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सी बाय √3 आ जाएगी। ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सी बाय √3। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ई सी है और ये है बी सी, है ना, ये ई सी है और ये बी सी है। ठीक है, ओके, हमें यहां का डिस्टेंस पता नहीं है, लेकिन यहीं के बारे में स्पीड और टाइम बताया गया है, तो हम वहां का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वहां का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी पे काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, ज्यादा अच्छा क्या होगा कि यहां पर हम ए बी की वैल्यू ना निकाल के बी सी की वैल्यू निकालें। ठीक है, यहां पर हम ये बोल दें कि बी सी को कैसा लिखा जा सकता है, ए बी बाय √3, ए बी बाय √3। आप इसको पहला नंबर दे दो, ठीक है, इसको दे दो, ठीक है, इसे पहला नंबर दे दो, और यहां पर भी आप इसके बदले क्या बोल दो कि यहां से इसी को क्या लिखा जा सकता है, ए बी इंटू √3 या √3 ए बी। क्लियर। ठीक है, अब जैसा हमने फिगर में देखा, फ्रॉम फिगर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है बी ई विच इज नथिंग बट ए डी ओनली, वो कैसे आ जाएगा, ई सी माइनस बी सी, ई सी माइनस बी सी, ई सी माइनस बी सी। तो बी ई ये कितना आ जाएगा, ई सी
माइनस बी सी, और दोनों की वैल्यू अब हमारे पास है, पुट कर देते हैं। इसी की वैल्यू √3 AB या AB √3 AB लिख देता हूँ, √3 AB लिख देते हैं, √3 AB माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है देखिए, AB बाय √3, AB बाय √3, AB बाय √3। ठीक है, एलसीएम लेंगे जैसे ही, तो √3 इंटू √3 3AB माइनस AB, 3AB माइनस AB 2AB, 2AB बाय √3 ये आएगा, 2AB बाय √3 यही आएगा। बीई की वैल्यू, बीई की वैल्यू यही आएगी। और बीई लिखने से अच्छा, क्या अब मैं इसे फिगर के अकॉर्डिंग बीई के बदले एडी लिख दूं? बीई के बदले एडी लिख सकता हूं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बीई के बदले आप एडी लिख दीजिए। अब देखिए, अब आता है फिजिक्स। क्या हमें यह पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे पास क्या है? एडी। एडी क्या मुझे स्पीड दिया हुआ है? बिल्कुल स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 12 सेकेंड्स, बिल्कुल दिया है। 3 इंटू 12 हो जाएगा ये, 3 इंटू 12। तो एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एडी इज इक्वल्स टू 36 मीटर में आएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यूज अपने एसआई यूनिट में दिए हुए हैं, 3 मीटर पर सेकेंड और ये 12 सेकेंड्स। तो ये आ गया एडी। जैसी एडी आ गया, इसे ले जाके यहाँ पे पुट कर दो, तो आप बोलेंगे देयरफॉर 36 इज इक्वल्स टू 2AB बाय √3। ठीक है, ये दोनों नंबर सीधा ट्रांसपोज कीजिए, AB की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18 √3। ये 2 और 36 कैंसिल होके 18 बनाएगा, एंड √3 इधर आ गया, इधर। क्लियर? ओके। अब क्या बोला था मैंने कि हम फाइनल आंसर में ही √3 की वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए देखिए, यहां या इससे पहले या इधर भी कहीं पे भी हमने √3 की वैल्यू पुट नहीं की, वरना उससे हमारा कैलकुलेशन और लेंदी हो जाता और एरर के चांसेस बढ़ जाते। अब यहां पर आप कर सकते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1.73। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको हमेशा 1.732 अगर याद होता है तो पूरा कर देते हैं। वैसा मत कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में दिया है वही वैल्यू के साथ कीजिए। 1.73 दिया हुआ है, तो 18 इंटू 1.73, 18 इंटू 1.73, 8 3 जा 24, देन 56, तो 58 ये हो गया दिस, एंड 173, तो दिस 9 10 11 ये हो गया, फिर ये हो गया 3 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 311.4, 311.4। तो AB की वैल्यू आ गई है 311.4 मीटर। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, हमने क्या बोला था, एंड में बॉय की हाइट भी उसमें ऐड होगी, क्योंकि हमें एंड में पूछा क्या, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये पूछा है ना, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये पूछा है। तो आप हाइट ऑफ बलून, हाइट ऑफ बलून क्या बोलेंगे, 311.4 प्लस में 1.35 कितना आ जाएगा, 312.75 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। From the top of 9 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower and distance between the building and tower. use देखो इस बार 1.732 बोला है, 1.732। ठीक है, अब बच्चे इस क्वेश्चन में भी कैसे कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं किसी एक बिल्डिंग के टॉप से ही हम देख रहे हैं और टॉप से के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो थोड़ा ये क्लिक नहीं कर पाते, क्योंकि क्या याद रहता है उनको कि टॉप से अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप तो नीचे देख रहे होंगे ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड आना चाहिए। नहीं भाई, अगर आप अपने घर के छत पर हैं और आपके घर से भी ऊंचा कोई घर है तो आप उसको छत से ऊपर की तरफ ही देखेंगे ना, है कि नहीं? ठीक है, तो वैसा ही केस है। तो एक आप जिस बिल्डिंग पर हैं उसके टॉप पर हैं और उस जगह से आप एक केबल टावर के टॉप और फुट दोनों को देख रहे हैं। चलिए बना देते हैं फिगर। तो फिगर हो गया। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि करेक्ट फिगर के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो बिना फिगर बनाए मत आइएगा, और फिगर को एकदम फ्री हैंड भी ड्रॉ मत कीजिएगा, स्केल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, स्केल से अच्छे तरह से बनाइएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलिए फिगर बनाया जाए।
तो ये हमने बनाया क्या, ये है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के सामने कौन है, बिल्डिंग के सामने है टावर। ठीक है, ओके, कैसा दिख रहा है, तिरछा दिख रहा है क्या, चलिए मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो ये आप बिल्डिंग को ऐसे देख रहे हैं, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, और ये भी हम बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा। बस इतना ही है। अब एंगल्स वगैरह सब मेंशन कीजिए। ये ग्राउंड है, ठीक है, नामकरण करना शुरू कर दो, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये बन रहा है एक एंगल। ओके, एक और चीज़ था ना, यहाँ से आप इसे भी तो देख रहे हैं। ठीक है, देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखो वही हॉरिजॉन्टल से ऊपर और हॉरिजॉन्टल से नीचे। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारे फिगर पे मत जाइएगा कि 60 डिग्री कम दिख रहा है 45 डिग्री से। ठीक है, अब बन गया है भाई ऐसा। ठीक है, ओके, देखिए 45 डिग्री आ गया है, मैंने आपको पहले भी बोला था 45 डिग्री आ गया है, मतलब मज़ेदार बात होने वाला है ना। परपेंडिकुलर और बेस सेम होता है तो हमारा कैलकुलेशन और इजी होते जाता है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या पूछा है, हाइट ऑफ टावर पूछा है। ठीक है, हमें ये पूरा हाइट पूछा है, ये पूरा ही है हाइट ऑफ टावर। ठीक है, दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितना दिया हुआ है 9 मीटर। साथ ही हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, हमें बी से सी तक का डिस्टेंस भी पूछा है। चलिए, इतना चीज़ें आप बना दिए, ये आपको फिगर का मार्क्स यहाँ पर मिल गया। ठीक है, गिवन वगैरह आप सब नोट कीजिएगा, मैं अब सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, अगेन किसी भी आप ट्राइंगल से शुरुआत कर सकते हैं। तो नीचे से शुरुआत करते हैं, ये ए से भी 9 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 9 ही होगा, है ना, ये भी 9 होगा। ठीक है, क्लियर, ये 9 और ये 9। तो अब आप यहाँ से शुरू कर लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी क्या बोलेंगे आप, tan 45 क्या होता है, तो एंगल के सामने वाला ही परपेंडिकुलर कहलाता है ना। तो सीधा डी सी बाय ए डी, डी सी बाय ए डी, tan 45 ई जी 1 डी सी, डी सी तो पता है ना हमें कितना है, 9 है, 9 अपॉन ए डी, तो ए डी की वैल्यू भी क्या आ गई 9 मीटर, और हमें तो ये पता ही था, है ना, 45 वैल्यू तो है ही, इसलिए कि हमारा काम आसान हो जाए। अब आप बोलेंगे दूसरा ट्राइंगल ऊपर वाला, नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, यहाँ पर क्या लग जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या, ई डी बाय ए डी, ई डी बाय ए डी, tan 60 की वैल्यू √3, ई डी आपको निकालना है, ए डी निकल गया है 9, तो ई डी कितना आ गया, ई डी, अरे ये ई बार बार ऐसा ही हो जाता है, ई डी हो गया 9√3 मीटर, 9√3 मीटर्स। ठीक है, और देखिए ई डी अगर निकल गया तो ई डी और डी सी ये मिला के ही तो हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, तो हमारा काम तो हो गया। अच्छा, एक और बात, दोनों के बीच की दूरी भी पूछी गई थी और ए डी और बी सी इक्वल ही तो है, तो ये हमारा पहला आंसर भी हो गया, यहीं लिख देते हैं हम, इज इक्वल्स टू बी सी, आगे डब्बा एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, और मेंशन भी कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन, क्या है ये, बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग एंड टावर। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का सम हमारा क्या दे देगा, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ h इज इक्वल्स टू वॉट, ई डी प्लस डी सी, ई डी प्लस डी सी, ई डी कितना है 9√3 और डी सी कितना है 9। ठीक है, अब आपको वैल्यू दी हुई है, अब आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, या तो 9 कॉमन ले लो और फिर कर लो, या फिर आप पहले ही 9 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, सीधा 9 अगर कॉमन ले लें और ये 1.732 + 1, तो ये तो ओरली कर सकते हैं ना, तो 9 × 2.732 ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, है ना, 2.732 × 9, 9 2 ज़ा 18, 27 28, 7 9 63 65 हो गया, ये 9 2 ज़ा 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 पॉइंट था यहाँ, मतलब ये आ गया 24.588, 24.588 मीटर्स, ये है आपका h। तो इन दो पे बना दिया जाए सुंदर सा डब्बा, इस कलर से नहीं बनाएंगे हम, इस कलर से बनाते हैं। चलिए, ये है हमारा एक आंसर और ये है हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अरे ऐसा है क्या, चलिए ये है दूसरा आंसर। ठीक है, लास्ट में स्टेटमेंट ज़रूर दीजिए जैसा मैंने आपको
प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, जैसा क्वेश्चन पूछा होता है वैसा आपको स्टेटमेंट देना चाहिए कि हेंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ टावर इज 24.588 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज 9 मीटर्स। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर। As observed from the top of this from sea level, angle of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between two ships. ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है और इसमें गलतियां क्या होती है कि बहुत बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ये लाइट हाउस है ना, कोई एक इधर है और कोई एक उधर है, ऐसा सोच लेते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ऑन द सेम साइड। लाइट हाउस के एक ही तरफ है दोनों शिप, शिप की बात हो रही है ना, हाँ दोनों शिप। ठीक है, ओके। तो अब मैं फिगर बना देता हूं। चलिए, तो आपने बोला एक लाइट हाउस है, ये हो गया लाइट हाउस। ठीक है, क्या कलर यूज़ करें? ये ही यूज़ कर लेते हैं, ये हुआ लाइट हाउस। अरे अच्छा बन गया था भाई, गड़बड़ कर दिया। हाँ चलिए ठीक है। तो क्या बोला गया है? 75 मीटर हाइट है लाइट हाउस की एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आपको बोला है और अगर आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को शो नहीं किया तो अगेन गलती में काउंट होगा वो और मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे एक लाइन बनानी पड़ेगी और फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये है एक और ये है एक। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, आपको पता ही है कि अल्टीमेटली दोनों इक्वल ही होते हैं, अल्टीमेटली दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली 30 को सिर्फ यहाँ डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, है ना। को पता ये होता है कि दोनों ही इक्वल होते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, वो इक्वल ही होंगे। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ ये बनाया और हॉरिजॉन्टल से एंगल्स नहीं दिखाए फॉर द केस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वहां पर उसके मार्क्स बिल्कुल कटेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपरली वर्ड यूज किया गया है डिप्रेशन, तो आपको डिप्रेशन वाले एंगल्स दिखाने रहेंगे। ठीक है, आप वरना डिप्रेशन में चले जाएंगे मार्क्स देखकर। चलिए नामकरण कर दें, आ जाए ए बी सी डी। ठीक है, एक शिप यहाँ है, एक शिप वहां है, हमको सी डी की लेंथ ही चाहिए, है ना, यही है दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आगे जाके मैं कुछ क्वेश्चंस का सिर्फ फिगर बनाऊंगा, कैलकुलेशन फिर आप पे छोड़ूंगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो इस बार भी √3 की वैल्यू दी हुई है। चलिए किसी भी एक ट्रायंगल से शुरुआत कर दीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए फिर 45 डिग्री वेरी इजी, ये 75 है तो ये भी 75 है ना। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू सीधा 75 बाय बी सी, 75 बाय बी सी, ये 1 हो गया। तो यहाँ से सीधा बी सी की वैल्यू 75 मीटर आ गई, है ना, बी सी की वैल्यू 75 मीटर आ गई। अब आप लगा दीजिए ए बी डी में, है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ लगा दीजिए tan 30 डिग्री। क्या आएगा tan 30 डिग्री? अगेन 75 बाय बी डी, 75 बाय बी डी, ये कितना होता है? 1 बाय √3। तो बी डी कितना आ जाएगा? बी डी आ जाएगा 75 √3 मीटर्स आ जाएगा, है ना। और आपसे क्या जानना चाहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन जानना चाहता है सी डी की वैल्यू, तो सी डी कैसे निकलेगा? बी डी माइनस बी सी, है ना। डिस्टेंस बिटवीन बोथ द शेप्स इज व्हाट? सी डी। सी डी कैसे निकलेगा? बी डी माइनस बी सी, 75 √3 माइनस 75, तो 75 कॉमन एंड √3 की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 75 इंटू 0.732, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, यही है आपका फाइनल आंसर, है ना। कर देते हैं, कितना है? 75, 10, 16 एंड 36, 14, 22, 51 0094, दिस पॉइंट था यहाँ 3 डिजिट, 54.9, 54.9, है ना, 59, ये क्या हुआ? जादू, 54.9 मीटर्स, ये हुआ डब्बा। और स्टेटमेंट ज़रूर दीजिएगा,
स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट की हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 54.9 मीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज, चलिए क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of the banks on opposite side of river are 20 and 60 respectively. If the bridge is at height of 4 meter from the banks, find the width of the river. ठीक है, तो ये वो वाला फिगर हो गया अभी जैसा मैं आपसे बात ही कर रहा था, है ना। कैसा होगा ये कि फ्रॉम द पॉइंट अक्रॉस द ब्रिज, ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर नीचे है उसके ऊपर ब्रिज है, ब्रिज है ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, तो उस ब्रिज पर किसी भी एक पॉइंट से, ठीक है, तो ब्रिज का टॉप बना देते हैं पहले, ये है ब्रिज, इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट से, यहाँ से मान लीजिए, मैं से परेशान हूँ भाई मैं, यहाँ पे किसी एक पॉइंट से एक तरफ आपने देखा बैंक मतलब नदी का किनारा देखा आपने, है ना, और फिर इधर भी देखा। ठीक है, इधर अपन ऐसा कर देते हैं ताकि थोड़ा इस बार अच्छा लगे फिगर। ये हो गया आपका नदी। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं स्ट्रेट लाइन से ही बना देता हूँ। बार बार अब नीचे हो गया, ये क्या ज़बरदस्ती, बदतमीजी। चलिए हो गया, ओके। तो क्या बोला गया है, आप ये ब्रिज के ऊपर हैं, ए बी सी, ये दोनों आपके किनारे हैं। एक एंगल बोला गया है डिप्रेशन, अगेन डिप्रेशन वर्ड यूज हुआ है तो आपको ये वाला एंगल दिखाना पड़ेगा, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज, ये ज़्यादा दिख रहा है तो यहाँ 60 बना दिया मैंने, इधर 30 बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। और निकालना क्या है आपको, क्या निकालना है, हाइट, है ना। ये हो गया आपका हाइट, इसका नाम आ गया डी। ठीक है, इसका नाम हो गया डी। क्लियर, क्लियर है। चलिए तो अब हाँ, ये हाइट दिया हुआ है आपको 4 मीटर। अगेन सिंपल है, देखिए आपको ये एंगल मालूम है, ये मालूम है, ये निकल जाएगा, है कि नहीं, ये निकल जाएगा। फिर अगेन ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकल जाएगा। ये दोनों का सम ही क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर, है ना। तो अब बताने की जरूरत नहीं है, फिगर ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे आप करके आंसर बताइएगा। चलिए, फ्रॉम अ विंडो 50 मीटर्स हाई फ्रॉम द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, पूरा सेम क्वेश्चन है ये वाला, है ना। क्या देखा था हमने ये, ठीक है, पूरा ऐसा है, एक जगह से आप टॉप और फुट को देख रहे हैं। ठीक है, पूरा सेम सवाल है। ठीक है, ओके, टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस आप देख रहे हैं तो पूरा सेम है, तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, how soon after this will the car reach the tower? Give your answer to nearest minute. ठीक है, ये अच्छा सवाल है, हालांकि ये भी वैसा ही है, वो टाइम वाला स्पीड जिसमें दिया हुआ था, है ना। इस बार भी आपको स्पीड दिया है क्या, स्पीड नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आपको पूछा गया है ना, क्या पूछा गया कि कितने समय में पहुंच जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया है। चलिए ठीक है, फिगर बनाते हैं पहले, है ना, फिगर बना लिया जाए। तो कुछ ऐसा केस है, कुछ ऐसा केस है, अरे चलिए ठीक है, क्या बोला है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल टावर, तो ये टावर है, इसके टॉप पर एक मैन है, ही ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे कोई कार है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में टावर के तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। ठीक है, और 12 मिनट में एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, मतलब ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको कैसे बनाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पहले दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप बना सकते हैं, वरना अगेन एग्जाम में डिप्रेशन, मार्क्स में डिप्रेशन, है ना। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना है, पहले था 30 डिग्री, फिर कितना हो गया 45 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री।
फिर से 45 डिग्री आ गया है, मस्त मज़ेदार है ना। ठीक है, चलिए नेमिंग कर देते हैं A B C D। और अगेन हमें यहाँ का डिस्टेंस तो नहीं, लेकिन हमें टाइम पीरियड पता है कि यहाँ पर 12 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, और हमें यहाँ से यहाँ का टाइम चाहिए क्या, हाउ सून आफ्टर दिस, है ना, सी तक पहुँचने के बाद कितना समय लगेगा, तो बिल्कुल हमें यहीं का टाइम चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ना। यहाँ पर सवाल में और किस तरीके से भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता है कि शुरुआत से टावर तक पहुंचने का समय कितना है, ये भी पूछ सकता था। ठीक है, क्लियर। चलिए ये हो गया फिगर, तो अब शुरू करते हैं। तो अगेन बड़े वाले ट्रायंगल के साथ शुरू कर सकते हैं, है ना। चलो, इन ट्रायंगल, वैसे तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहीं पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। चलिए, इन ट्रायंगल ABC, 45 डिग्री है ना वहाँ पे, तो वो थोड़ा ईजी पड़ जाएगा हमें। चलो, इन ट्रायंगल ABC, अगेन tan 45 डिग्री किसके बराबर, AB बाय BC, AB बाय BC। tan 45 होता है 1, तो AB बाय BC अगर 1 है तो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है ना, इक्वल हो गई। चलिए अब आते हैं आगे, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABD, यहाँ है tan 30 डिग्री, फिर से आप लिखेंगे AB बाय इस बार BD, तो tan 30 होता है 1/√3, ये आ गया AB बाय BD। और क्योंकि हमने देख लिया है कि AB और BC इक्वल है, तो वहाँ पर AB के बदले क्या लिख दीजिए, BC लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से BD, तो BD की वैल्यू क्या आ गई, √3 टाइम्स AB, लेकिन AB के बदले क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए बोलिए, लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें कहीं पे भी डिस्टेंसेस दिया ही नहीं है, है ना, तो हम यहाँ पे अगेन फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड बोला है, तो जितने स्पीड से वो आ रहा है यहाँ तक पहुंचा, उतने ही स्पीड से यहाँ तक भी पहुंचेगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम के लिए अगर काम करना पड़े तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, हमें क्योंकि टाइम निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। यहां पर हमने लिख दिया है BD, अब BD को मैं BC प्लस CD लिख सकता हूं। BD को मैं क्या लिख सकता हूं, BC प्लस CD लिख सकता हूं कि नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, लिख सकता हूं ना। ओके, चलिए चलो, मैं यहां पर पहले ही एक चीज मेंशन कर देता हूं। चलिए, लेट अस सपोज, या लेट द स्पीड ऐसे करके लिख दीजिए, लेट द स्पीड बी V। ठीक है, तो V को किसके बराबर लिखेंगे आप, आपको यहां की बातें बताई गई है, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पर आपको इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी और कुछ आपको यूनिट तो दिया नहीं है, तो इसको 12 मिनट दिया है तो 12 मिनट ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, क्या यहां पर हम CD को लिख सकते हैं 12V, CD को लिख सकते हैं 12V, लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर आप V को एज इट इज रहने दीजिए, आगे भी हम देखेंगे, है ना, वहां पर कर देंगे। ठीक है, अभी रहने दीजिए इसको, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। यहां पर अब हमने क्या किया, हमने यहां पर BD को लिखा क्या, BC प्लस CD, इसे हमने लिखा BC प्लस CD इज इक्वल्स टू √3 BC। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए क्लियर। चलो, अब आप थोड़ा इसे हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि यहीं बन जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम लेते हैं ये, चलो, तो यहाँ से आपने BC को उधर भेज दिया, CD की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ आपको मिल जाएगा BC के साथ √3 - 1, √3 - 1 मिल जाएगा, है ना। अब देखिए, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो अगर मैं B से C में भी स्पीड का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बोल सकते हैं आप, फॉर हियर ऑल्सो V इज इक्वल्स टू BC बाय उसका टाइम, बोल सकते हैं कि नहीं, BC अपॉन उसका टाइम, बोलो, बोल सकते हैं ना, है ना। चलिए, तो अब हम वही काम करते हैं। ठीक है, हमने यहां पर या तो सबको स्पीड में कन्वर्ट कर दीजिए, या फिर CD के टर्म्स में कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं V के टर्म्स में कर देता हूं, ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं
दो चीज़ें लिख देता हूँ यहाँ पे। मैंने v इक्वल्स टू सी डी बाई 12 लिखा था, ठीक है। तो सी डी क्या आ जाएगा, सी डी विल बी 12v। और सेम चीज़ जब मैं इसके लिए लगाऊंगा तो यहाँ पर भी v इक्वल्स टू क्या आएगा, बी सी बाय टी, बी सी बाय टी, जो टाइम आपको निकालना है। तो यहाँ से भी आप क्या बोल सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू वी टी, है ना। तो बी सी और सी डी की वैल्यूज ले जाके यहाँ पर रख दीजिए। तो सी डी की जगह अब आप क्या लिख सकते हैं, 12v इज इक्वल्स टू, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, वी टी, और यहाँ ब्रैकेट में आ गया √3 माइनस 1। तो देखिए v से v हो गया कैंसल, t की वैल्यू क्या आ गई, 12 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब अगेन यही आपका टाइम है, लेकिन अगेन बहुत बच्चे क्या करते हैं, यही √3 की वैल्यू पुट करने चले जाते हैं। क्यों, आपने 9th पढ़ा है, आप पास करके ही 10th में पहुंचे हो। क्या करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए रैशनलाइज, ठीक है। आप √3 + 1 के साथ रैशनलाइज कर दीजिए, है ना। मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, क्या आ जाएगा, यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा ऐसा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 - 1 मतलब कि 2। तो ये आ गया दिस। तो फाइनली t की वैल्यू है 6, और अब यहाँ पे पुट कीजिए 1.73 + 1 2.73, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, यही आपका फाइनल आंसर है। यहाँ कर देता हूँ मैं, 2.73 × 6, 6 3 ज़ा 18, 7 6 ज़ा 42, 43, 6 2 ज़ा 12, 12 और 4, 12 और 4 13, 14 15 16। पॉइंट कहाँ था, यहाँ, तो 16.38। लेकिन शायद क्वेश्चन में कुछ तो भी बोला था ना, नियरेस्ट मिनट बोला है, तो नियरेस्ट मतलब कि 16 बोल दीजिए, 16 मिनट्स। यही आपका फाइनल क्या है, आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ओके, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इसे माना जाएगा, ठीक है। इफ दी, यहाँ पर वापस से फिजिक्स लगेगा, फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों, क्योंकि देखो वर्ड क्या यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर। तो रिफ्लेक्शन के लॉज अगर आपको पता है तो ये आप अच्छे से बना पाएंगे। क्या होता है रिफ्लेक्शन के लॉ, सिर्फ ये याद होना चाहिए आपको कि ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जितना दूर होता है, इमेज भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उतने पीछे बनता है। बस अगर इतना अगर आपको समझ आता है तो आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड कहाँ होता है, ऊपर, फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर्स अबव अ लेक। तो सबसे पहले लेक बना देते हैं, ये हमने बनाया लेक, और ये हमने बनाया क्लाउड, ठीक है, ओके। आपको बोला जा रहा है इससे 10 मीटर ऊपर, लेक से 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर्स ऊपर, ठीक है। यहां से आप क्या कर रहे हैं, क्लाउड को देख रहे हैं, यहां से आप क्लाउड को देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं भाई, देखिए देखिए, ये दिखा आपको क्लाउड, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री, ठीक है। फिर बोला जा रहा है क्या कि वहीं से, इसी पॉइंट से आप उसके रिफ्लेक्शन को भी देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन कहां दिखेगा, लेक में। तो क्या लेक ही कहलाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऑब्जेक्ट जितना ऊपर है उतना ही उसका रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा। यही है बस मेन कॉन्सेप्ट, सबसे मेन कॉन्सेप्ट बस यही है। चलो मैं एक चीज ट्राई करता हूं कि क्या यही आ पाएगा, क्या नीचे नहीं आ पा रहा है। आ जा भाई, क्या ये सिलेक्ट हो पाएगा, हाँ हुआ 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 हुआ, लेकिन क्या हो गया, मुझे मूव मूव करना है भाई, इसको मूव करने दो ना। चलो भाई नहीं होता ये, ठीक है, मैं अपने ही मन से वापस से बना ले रहा हूँ। ये हमने ये क्लाउड बना लिया, मान लीजिए, ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। तो अब ये हो गया इधर, ये हो गया आपका दिस एंड दिस। तो क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो कितना था 30 डिग्री, और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है विच इज 60 डिग्री। और आपको क्या पूछा है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम इट्स सरफेस ऑफ लेक, मतलब कि ये पूछा है, दिस इज द हाइट। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस फिगर के लिए ही सही मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही सही फिगर बनाया। तो बहुत से बच्चे क्या कर जाते हैं, वो यहाँ पर या तो यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, या फिर वो जब फिगर में एक चीज पूछी जाएगी कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, वहां पे वो गड़बड़ कर देते हैं। बहुत से बच्चे यहां से यहां को ही h बता देंगे, ठीक है, जबकि ये लेक से जितना ऊपर है उतना ही यहां से नीचे होगा, ठीक है। तो मैं वो बता देता हूं, यहाँ पे वो भी मेंशन कर देता हूं कि यही यहां भी h होगा, ठीक है, क्योंकि यही तो प्रिंसिपल है
रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल हैं ये, ठीक है, क्लियर। चलो तो अब काम शुरू करते हैं। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूं। नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। चलिए, क्या चाहिए आपको? हाइट ऑफ क्लाउड चाहिए। इसका मतलब या तो आप ईडी निकालिए, अगर ईडी अलग से निकल पा रहा है तो, और अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप ये निकाल सकते हैं, और इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो वही क्या है, h है ना, ठीक है, वही क्या है आपका h, और आपको h ही तो पूछा है, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस। चलिए, तो इन ट्राइंगल AED, चलो एक चीज़ यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये है 10, क्योंकि इधर 10 है तो वो भी 10 है। इन ट्राइंगल AED, क्या है भाई AED में? tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। क्या आएगा? ED बाय AD, ED बाय AD। तो AD को क्या लिख सकते हैं? AD को क्या लिख सकते हैं? AD को पहले इसको प्रॉपर कर देते हैं। तो AD क्या मिल गया आपको? AD क्या मिल गया? √3ED, ये मिला, ठीक है। अब यही काम नीचे वाले ट्रायंगल में करते हैं। इन ट्रायंगल अच्छा इधर का नाम नहीं दिया मैंने, ABCDEF, ADF, यहाँ आप tan 60 लगाएंगे। tan 60 लगाएंगे तो क्या आएगा? ये बनेगा ना आपका परपेंडिकुलर, ये बनेगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? सीधा h+10 लिख दूं क्या? h+10 लिख दूं, h+10 लिख देता हूं, ठीक है, h+10 अपॉन AD, ठीक है। अगर यहाँ h+10 लिख रहा हूं तो यहाँ पे भी वैसे ही कर दूं कुछ। यहाँ पे ED को क्या लिख सकते हैं? h-10 लिख सकते हैं यहाँ पे ED को, तो ये भी चेंज कर देता हूँ, √3 के साथ h-10, इसको देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ आ गया tan 60 जो होता है √3, ये हुआ h+10, और ED की जगह लिख देते हैं √3h-10। चलिए, काम खत्म, पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3 3, तो 3h-10 इज इक्वल्स टू h+10, तो यहाँ आ गया 3h-30 इज इक्वल्स टू h, ये क्या लगा दिया मैंने? ठीक है, h+10, 3h माइनस h 2h, -30 उधर जाके 40, तो h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू आ गई 20 मीटर्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, क्लियर, ओके। ये अच्छा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस, इतना टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस स्पीड। देखो ये तो स्पीड वाला है ना, कर सकते हैं, ठीक है, सेम सवाल है, ठीक है। फिगर बस बना दूं क्या? फिगर बना दूं, बोलिए, बोलेंगे कैसे? ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है, ओके, आप तो बाद में देखेंगे। चलिए, तो फिगर मैं बना ही देता हूँ। अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस टेक्स 2 मिनट्स टू चेंज 60 to 45, ठीक है। तो अगेन लाइट हाउस पे है, ठीक है, 60 से 45 हो रहा है, 60 से 45 हो रहा है, क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन, मैन इन अ बोट। अच्छा, इस बार आप बोट में हैं, लाइट हाउस को देख रहे हैं, ठीक है। तो 60 से 45 कब होगा? 60 से 45 कब होगा? बताओ कब होगा? अगेन कैसे बताओगे? ठीक है, 60 से 45 कब होगा? एंगल डिक्रीज हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कहाँ जाएगा? और उधर जाएगा, ठीक है। तो और उधर जाएगा, ये हमने बना दिया, ठीक है। मतलब मान लीजिए पहले यहाँ था, यहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना देते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये पहले था, अब ये हो गया है ना। पहले कितना था? पहले 60 डिग्री था, अब 45 डिग्री हो गया है, ठीक है। पहले 60 डिग्री था, अब 45 डिग्री हो गया है। तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, क्लियर, ओके। चलिए, तो आपको क्या बताना है? स्पीड ऑफ बोट बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिया है कि यहाँ पे ये 2 मिनट में हुआ है, ये घटना 2 मिनट में हुई है, ABCD, ठीक है। अगेन फिगर ये है, अब आप कर सकते हैं, ठीक है, वही सेम फंडा है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आएगा, है ना, आप निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम दिया है आपको, और अगेन क्या बोला है? और कुछ इन्फॉर्मेशन है? अरे ये तो देखो दिया ही हुआ है 100 मीटर, अब तो और इजी हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है।
ये डिस्टेंस आपका निकल जाएगा इजीली। डिस्टेंस निकल गया तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना, यहाँ 2 मिनट है, इसको 120 सेकेंड्स लेके बनाना। ठीक है, होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स the angle of elevation to the basket of a hot air balloon 60 degree, while another observer 100 meter away estimates the angle of elevation to be 30 degree. Find the height of basket from ground. इसके ना दो सॉल्यूशन है, इस सवाल के दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बास्केट ऑफ हॉट एयर बलून बोल रहा है 60 डिग्री है। मतलब कि यहाँ पे मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ कि ये ऑब्जर्वर है, इसने बलून को देखा। ठीक है, यहाँ पर कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वर बोला है 100 मीटर अवे। दूसरा ऑब्जर्वर क्या बोला है, 100 मीटर अवे। तो वो 100 मीटर अवे इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है ना। यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो इसीलिए यहां पर दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल थे, है ना। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ठीक है, आप किसी भी तरफ लेके बनाते आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऑब्वियसली आंसर्स अलग अलग आएंगे लेकिन दोनों सॉल्यूशन करेक्ट, अगर आप सही सही बनाते हैं तो सब सही। ठीक है, तो आप 100 मीटर्स इधर भी अवे बोल सकते हैं और उधर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर, दूसरे का एंगल देखो ना कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब यही वाला तो होगा, तभी तो ये कम हो रहा है। देखो ये कम हो गया है ना, हम दूर जाते हैं तभी तो एंगल कम होता है। अरे भाई, तो मैं यहां से भी तो बहुत दूर जा सकता हूं, क्योंकि हमें तो इस हाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 100 मीटर कितना होगा कुछ तो पता ही नहीं है ना। पता है क्या, हमें नहीं पता है। तो इस वजह से आप उधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर। तो दो फिगर इसमें पॉसिबल हैं, सब मिटा दिया जाए। ठीक है, क्लियर। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आप क्वेश्चन सब इजी इजी है, मैं आपको दोनों फिगर यहाँ पे बना के दे देता हूँ। ठीक है, फिर ट्राई आप ही कीजिएगा। क्या हो रहा है, 60 और 30 ना, 60 और 30, 60 और 30। ठीक है, ये हो गया एक फिगर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 60 डिग्री, ये हाँ है 100 मीटर, 100 मीटर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है 100 मीटर, ये है 30 डिग्री। ये एक फिगर हो गया, है ना। आपसे क्या क्या पूछा है, हाइट ऑफ बास्केट ये पूछा है, निकल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ बास्केट फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आइज, ओके, ये अच्छा है, अच्छा सवाल है ये। क्या अच्छा है बताऊं, डिस्टेंस ऑफ बास्केट फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, आंखों से बास्केट कितनी दूरी पर है। तो ये आंखें हैं, यही आंखें हैं, तो आंखों से बास्केट कितनी दूरी पर है, मतलब हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो ये वो सवाल है जहां पर अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा, साइन या कॉज यूज करना पड़ेगा। टैन से आप नहीं बना पाओगे। और अगर आप टैन से बना लेते हैं, ठीक है, टैन से बना तो सकते हैं, लेकिन उससे आपको एक्स्ट्रा चीज निकालनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर और बेस निकालो और फिर पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनस निकाल लो। ठीक है, ये भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस ऑफ बास्केट फ्रॉम फर्स्ट ऑब्जर्वर साइज, ये पहला ऑब्जर्वर है। एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, ये पूरा, ये पूरा पूछ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये है और ये है। ठीक है, दूसरा फिगर कैसा बनेगा, दूसरा फिगर ऐसा बनेगा कि ये है 60 डिग्री और ये वाला है 30 डिग्री और ये पूरा है 100 मीटर। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, और ये हाइट वगैरह कुछ दी तो नहीं, वो तो निकालना है। ये दोनों फिगर है ना। आप इसके हिसाब से ट्राई कीजिएगा। अरे भाई मैं डर जाता हूँ भाई, माइक का चार्ज कब खत्म हो जाए। ठीक है, क्लियर, ये आपका होमवर्क। चलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टॉप ऑफ वर्टिकल टावर ग्राउंड, वर्टिकली अबव फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से टॉप ऑफ वर्टिकल टावर 60 डिग्री है, फ्रॉम अनदर पॉइंट क्यू 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अगेन फिगर बना रहा हूं मैं फिगर आप देखिए, फिगर देख लीजिए, फिगर कुछ ऐसा है। ये है फिगर, क्यों ये है फिगर, ओ थोड़ा तिरछा हो गया क्या। ठीक है, अच्छे से बनाएंगे हम, अच्छे से एकदम।
अब लग रहा है कि ये सही है। लेट्स सी। अरे फिर वैसे ही हो, कोई बात नहीं, हो गया, अब एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला है, दिस इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। यहां से टावर के टॉप को देखा, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना। इसी पॉइंट के 10 मीटर ऊपर, तो यहाँ भी 10 मीटर हो गए, है ना, 10 मीटर ऊपर से जब देखा तो एंगल, एंगल कितना हो गया, एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है, एंगल 30 डिग्री हो गया। तो हाइट ऑफ टावर बताइए, ठीक है। अगेन इजी 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 इजी, ए बी सी डी ई, आपको दिख रहा है ई सी और ए बी बराबर है ना, ई सी और ए बी बराबर है, आप कर लेंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, अच्छा यहाँ पे तो पॉइंट का नाम दिया हुआ है ना, क्या क्या पॉइंट था, पॉइंट पी एंड क्यू, ये दिया हुआ है ना, बाकी अब मैं खुद से लिख सकता हूँ, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। क्यू एस और पी टी बराबर। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये पी टी चाहिए आपको, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पी का टॉप ऑफ टावर, मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क है। अगेन मतलब साइन या कॉज यूज होगा, ठीक है। ओके, थोड़ा शॉर्ट में बता ही दूं क्या, आप मन कर रहा है तो बता देता हूं, चलो ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाला ट्राइंगल देखते हैं, आर क्यू एस, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। tan 30 हमने किया, अरे भाई, ट्राइंगल आर क्यू एस, हमने tan 30 लिखा, क्या आएगा, आर एस बाय क्यू एस, आर एस बाय क्यू एस, ठीक है। 1/√3 वो उधर चला जाएगा, 1/√3 और फिर वो उधर चला जाएगा, क्यू एस की वैल्यू क्या आएगी, आर एस √3 या √3 आर एस, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हाइट ही चाहिए, हाइट चाहिए, है ना। चलिए दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं, दूसरा ट्राइंगल क्या है, आर, ट्राइंगल आर पी टी, आर पी टी, यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या है, आर टी, आर टी बाय पी टी, और पी टी के बदले आप क्या लिख सकते हैं, क्यू एस ही बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो मैं वो कर देता हूँ। आर टी को क्या लिख सकते हैं, आर एस प्लस 10, और पी टी को क्या लिख सकते हैं, पी टी को क्यू एस लिख सकते हैं, और क्यू एस क्या है, पी टी को क्यू, पहले चलो क्यू एस लिख दिया, और क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, आर एस रूट थ्री, ये आ जाएगा आर एस प्लस 10 अपॉन आर एस √3, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, √3 इंटू √3, 3 आर एस माइनस आर एस 2 आर एस, तो आर एस की वैल्यू 5 आ गई, है ना। 2 आर एस इज इक्वल्स टू 10, तो आर एस इक्वल्स टू 5, तो 5 प्लस 10 15, इसका आंसर है 15 मीटर, ठीक है, इसका आंसर क्या है, 15 मीटर। नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट, डिस्टेंस ऑफ हाइट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट, ठीक है। तो देखो क्यों मैंने बोला कि आप साइन लगा लीजिएगा, क्योंकि अब आपको पूरा हाइट मिल गया है, तो साइन 60 डिग्री जब आप यूज करेंगे तो पी बाय एच होता है, साइन 60 डिग्री इज √3/2, पी आपका आ गया है 15, पी आपका क्या आ गया है 15, अब आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा 30/√3, 30/√3, ऐसा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा छोड़ने से ज़्यादा अच्छा क्या है, रैशनलाइज कर देना, √3 से रैशनलाइज कर दीजिए, तो 10√3 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि √3 ऊपर नीचे आएगा, नीचे 3 बनेगा, और ऊपर √3 आएगा, 3 से 30 कैंसिल, 10√3, ये आपका दूसरा आंसर है, लिख दिया 10√3 मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द, उप्स सॉरी, ये वाला इसका आंसर है, और फुट से कितना है, फुट से कितना है, इस पे आप कॉज लगा लीजिए, इसमें हम कॉज लगा सकते हैं, ठीक है। ये गलत है, गलत नहीं मतलब दूसरे जगह का था, यहाँ कॉज लगा लीजिए, कॉज 60 क्या होता है, कॉज 60 क्या होता है, कॉज 60 क्यों लगाओ, मैं tan ही लगा देता हूँ, tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ आ गया √3, पी कितना आ चुका है, पी आ चुका है 15, और बेस कितना है, बेस ही तो निकालना है, तो 15/√3, तो बेस कितना आ जाएगा 15/√3, फिर रैशनलाइज कराओगे तो 5√3 आ जाएगा भाई, 5√3 इसका आंसर है, ठीक है, 5√3 इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Two pillars are standing on either side of 80-meter wide road. Height of one pillar is 20 more than the height of other pillar. From a point on the road between, angle of elevation of the higher pillar is 60, whereas other pillar is 30. Find the position of point between. चलिए ठीक है, क्या बनेगा, आपको दो बिल्डिंगें बनानी है ना, दोनों के क्या है, हाइट अलग अलग है। मैं पहले बेस बनाता हूँ, ये हुआ बेस, ये बना एक, ये बना दूसरा, ठीक है, ओके।
ऐसा कुछ नहीं करना है। अब इनके बीच में कहीं पे भी हायर पिलर का एंगल 60 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब आप हायर पिलर के ज़्यादा पास में हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? 60, ये हो गया 30 डिग्री। ये आपका फिगर है, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, है ना। बस फिगर ये है। अब आपको क्या निकालने बोला है? आपको बोला है टू पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन आइदर साइड ऑफ 80 मीटर वाइड रोड, मतलब बी से लेकर पूरा डी, ये क्या है 80 मीटर। और फिर क्या बोला है? हाइट ऑफ वन पिलर इज 20 मोर देन, मतलब कि अगर मैं ये देखूं तो यहां से यहां तक 20 ज्यादा है ना, यहां से यहां तक 20 ज्यादा है। हाइट ऑफ वन पिलर इज 20 मोर देन हाइट ऑफ अदर पिलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स। बिटवीन का मतलब बीचों बीच नहीं होता ना, कहीं पे भी आप ले सकते हो, है ना। और ऑब्वियसली बीचों बीच नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है? एंगल्स अलग अलग है ना। अगर बीचों बीच होता तो दोनों तरफ सेम एंगल्स बनते। तो जिस तरफ हायर पिलर है उधर 60 डिग्री का एलिवेशन है और इधर 30 डिग्री। आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट पूछ रहा है, मतलब कि बिटवीन द पिलर्स, कि ये पॉइंट हायर से कितनी दूरी पर है और लोअर से कितनी दूरी पर है, ठीक है, ये पूछ रहा है। और फिर हाइट ऑफ ईच पिलर, दोनों की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। ओके, अगेन तरीका क्या होता है? अगर मान लीजिए आपने इसे x मान लिया है, b से लेकर c को x मान लिया है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। बस इतना ही है खेल, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहीं से शुरुआत कीजिए, यहां से आप शुरुआत कीजिए, ये आ जाता है ए बी एक्स के फॉर्म में आएगा, वही इसकी वैल्यू भी होगी, यहां से यहां तक की भी वैल्यू वही होगी, उसमें ये ऐड करके इस ट्रायंगल पे लगाइए, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A person walking 48 meter towards the tower in a horizontal line through its base observes that angle of elevation changes from 45 से 60, मतलब आप टावर के पास जा रहे हैं, वही है, सेम है, फिर से फिगर बस बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये है, पहले 60 डिग्री पे था, अब 45 पे आ गया है, यहाँ से चलते हुए जा रहा है ना। पर्सन वॉकिंग 48 मीटर टूवर्ड्स अ टावर इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू इट्स बेस, पर्सन वॉकिंग 48 मीटर towards a tower in a horizontal line through its base observes that angle of elevation of the top of tower changes from 45 degree to 60 degree, 45 degree to 60 degree, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा बना लूँ क्या मैं फिगर? ये 45 है, ये इसको बना लेते हैं 60 हो गया, ठीक है। 45 से बढ़कर 60 हो गया, वो टावर के तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स द टावर, ठीक है। 48 मीटर चला है वो, ये डिस्टेंस दिया है आपको 48 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ द पर्सन नाउ फ्रॉम द टावर, आपको ये पूछा है, ये आपको पूछा है ना। इजी 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 है कि नहीं बताइए? ए बी सी डी, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए, दोनों में क्योंकि हाइट कॉमन है, अगेन ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिगर इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये चीज़ तो हमने देख ही लिया है। ऐसा कोई फिगर देखा था क्या अभी हमने? देखा था इसके नीचे ये चलो, नहीं देखा है, लेकिन ओके, इजी है। टू पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट स्टैंड ऑन अ लेवल ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 40 मीटर, ठीक है। बोथ पोल्स सपोर्टेड बाय वायर्स अटैच्ड ऑन दिस कपलिंग इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी वेयर टूवर्ड्स, हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाइट ऑफ पोल ए बी बताइए, ए बी की हाइट बतानी है। इजी, यहाँ 40 है, यहाँ 30 डिग्री है भाई, tan 30 डिग्री लगाया, पी बाय बी, बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 40/√3, 40/√3 ये आपका आंसर है ना। ये अगर आपका हाइट है तो h/40 आपका tan 30 के बराबर हुआ, विच इज़ √3, तो ये 40/√3 आ गया, है ना। रैशनलाइज करके लिख देने का, ठीक है। 40/√3 मीटर्स, ये आपका पहला आंसर है। हाइट ऑफ पोल पी क्यू, ये भी सेम, अब यहाँ 60 आ जाएगा, तो 40√3 मीटर। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल पी क्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल ए बी इज 30 डिग्री, अच्छा, अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो क्या बताना है? डिस्टेंस बी क्यू, ये बताना है भैया, ये बताना है, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये आपको बताना है। तो आप क्या बोलोगे? ये पूरे का हाइट 40√3 है ना, ये पूरे का हाइट 40√3 है, और ये वाला हाइट क्या था? 40√3/3, तो ये उनका डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया, और यहाँ एंगल है तो मैं साइन लगा लूँगा, साइन 30 डिग्री, है ना, कर दूँ। चलो, साइन 30 डिग्री P/3
एच हमको चाहिए, 1/2 होता है तो 2p आएगा, तो 2p क्या है, p है हमारा दिस माइनस दिस, 40√3 माइनस 40√3/3, ठीक है। 40√3 कॉमन ले लो, 40√3 कॉमन आके क्या बनेगा, 80√3, अंदर बचेगा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 2/3, तो ये सीधा 160√3/3, ये आंसर। देखिए इतना इजी होता है ये, है ना। इफ द कपलिंग इज एट हाइट 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल ए बी इज कपलिंग। क्या बताया था भाई कपलिंग के बारे में, कपलिंग इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, अच्छा ओ ये है। तो क्या बोला, इफ द कपलिंग इज एट अ हाइट 20 मीटर, यहाँ की हाइट ये अगर 20 मीटर है, ये अगर 20 मीटर है, हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल ए बी, ए बी से कितना नीचे इज द कपलिंग, हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल ए बी इज द कपलिंग, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगेन ये हाइट कितनी थी, 40√3/3 माइनस 20 कर दीजिए, 40√3/3 माइनस 20, 40√3/3 माइनस 20, है ना, सॉल्व कर देने का, ये आपका आंसर है। अगले सवाल पे जाते हैं, अगले सवाल पे जाते हैं, ठीक है। One evening, Kaushik was in a park. Children were playing cricket. Birds were singing on nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. तो यहाँ पे हैं कौशिक साहब, उन्होंने देखा एक बर्ड को, है ना, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ, व्हेन ए सिक्सर वाज हिट, ये हाइट है ना 80, हाँ, व्हेन ए सिक्सर वाज हिट बॉल फ्लू थ्रू द ट्री फ्राइटनिंग द बर्ड टू फ्लाई अवे, है ना। इन 2 seconds ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब जैसे ही सिक्सर पड़ा तो बर्ड यहाँ से उड़ के इधर पहुंच गई, ठीक है, बर्ड यहाँ से उड़ के यहाँ पहुंच गई, 45 से एंगल 30 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना ये हुआ है, इन 2 seconds, ठीक है। फिर क्या पूछा है, एंड बॉल फ्लाइंग टूवर्ड्स हिम, और बॉल उसके तरफ आने लगा, बॉल उसके तरफ आने लगा, एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ओके। तो कुछ ऐसा रहा होगा, देखो बॉल इधर से आया, बर्ड के पास से क्रॉस किया, बॉल उधर जा रहा है, बर्ड इधर उड़ के चले गए, ठीक है। चलिए सवाल क्या है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वॉज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, ये था ओरिजिनल, ये पूछ रहा है, इजी नहीं है क्या, 45 डिग्री है तो 80 मीटर, खत्म पहला क्वेश्चन, 80 मीटर। हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम, ठीक है, अरे 2 सेकेंड में बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ये बताना है, तो उसके लिए पहले आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा और उसमें से 80 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से पूरे को माइनस करना पड़ेगा। तो ये पूरा कितना आएगा, ये पूरा कितना आएगा, ये आएगा 80√3 आएगा, 80√3 माइनस 80, ये आपका आंसर है, 80√3 माइनस दिस, ठीक है। फिर आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन द कौशिक सॉ द बॉल, तो अब आपको ये डिस्टेंस पूछा है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के लिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तभी तो इस पूरे में से ये माइनस करेंगे, या सॉरी इस पूरे में से ये माइनस करेंगे, है ना। तो ये अपन बता सकते हैं क्या, ये 60 है, ये 60 है, ये 80 है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा 80/√3, 80/√3, ये 80/√3 है, ठीक है, ये 80/√3 है, तो ये 80/√3 है, ये पूरा 80 है, तो दोनों को माइनस कर दो, 80 माइनस 80/√3, ये आ जाएगा 80 माइनस 80/√3, ठीक है, ओके। फिर व्हाट इज द स्पीड पूछा है, इफ इट हैड फ्लोन इतना मीटर, ठीक है, तो डिस्टेंस दिया है ना, और आपको टाइम भी बताया गया है, टाइम कितना है, 2 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन इतना, ठीक है, यही डिस्टेंस अगर 2 सेकेंड में कवर किया हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, दिस बाय दिस, है ना, यही बोलेंगे, ये स्पीड है, लेकिन ये स्पीड किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में, आपको क्या चाहिए, मीटर पर मिनट में चाहिए, अगर आपको मिनट में चाहिए तो क्या करेंगे, और सेकेंड में आपका दिया हुआ है ना, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, डिवाइड बाय 60 जो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से केस स्टडीज आना शुरू हो गए क्या,
अच्छा हाँ ओके, मैं बताना भूल गया था क्या। हाँ ये सब भी केस स्टडी है ना, ठीक है, ये सब 4 4 नंबर वाले हैं। जहाँ पे भी आपको ये ऐसा और वगैरह दिख रहा है, ये सब क्या है, केस स्टडीज़ हैं। ये था लास्ट 5 मार्क वाला सवाल। ये है केस स्टडी पहला, है ना, 4 मार्क। अगला केस स्टडी है ये, ठीक है। फिर ये है अगला केस स्टडी, देखिए वही, ये सब अभी अपन कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। देखो इसमें तो फिगर साथ में दे दिया और वैसा ही है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है तो वहीं शो करता है, ठीक है, नीचे शो भी नहीं करे, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप शो करेंगे, ठीक है। क्लियर, तो ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कहाँ हैं, ये है, ठीक है, ओके। चलो ये है अगला ये भी केस स्टडी है, ठीक है। जो भी कुछ कहानी तामझाम लिखा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं है, मतलब सीधा क्वेश्चंस देखिए। तो एट एनी इंस्टेंस एटीसी, एटीसी की कहानी है ना, हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 आफ्टर 30 सेकंड्स। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है 30 पे, मतलब हमसे दूर जा चुका है। हाइट ऑफ प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, मतलब कि हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे उड़ते जा रहा है, ऊपर नहीं गया है प्लेन। इतना के हिसाब से देखिए, एक नंबर आपको फिगर बनाने को ही दिया है, एक नंबर आपको फिगर बनाने को ही दिया है, तो बना दीजिए, यही है आपका फिगर ऐसा। फिर यहां से आप ये, ठीक है, क्या हुआ है, ये है, ठीक है, केस क्या था, ATC finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground, ग्राउंड से 60 डिग्री था। फिर 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद, है ना, यहाँ पे 30 सेकंड हो गए, क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, है ना, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कब कब आपका एंगल बढ़ता है, कब कम होता है, तो कोई चीज़ आपके पास आ रही है या दूर जा रही है ना। हाइट अभी भी वही है, तो चाहे आप यहाँ यहाँ पे मेंशन कीजिए, यहाँ मेंशन कीजिए, ये है 3000√3 मीटर्स। यूज दी अबव इंफॉर्मेशन, तो ये आपका फिगर हो गया, नेमिंग वगैरह प्रॉपर कीजिएगा, A B C D E, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि ये कितने सेकंड्स में हुआ है, इन 12, सॉरी 12 नहीं, 30 सेकेंड्स, ठीक है, ये 30 सेकेंड्स में हुआ है, ओके। क्लियर, एंड दैट्स इट, क्लियर है। अब फिर आप बस निकाल लीजिएगा, बाकी सब चीज़ें तो अब आपको समझ आ गई है, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट केस स्टडी है, ठीक है, आपको फिगर दिख रहा है, अगेन वही देखिए, ब्रिज के एक पॉइंट से एक बैंक का, ये वही होगा, है ना, बैंक का ही सवाल होगा, देखिए अपोजिट बैंक, हाँ ये तो अब अपन कर चुके हैं। 60 डिग्री, इधर 30 डिग्री बन रहा है ना। और हाइट ऑफ ब्रिज इज अबाउट 18 मीटर्स, ये हाइट दी हुई है। क्या क्या सवाल है, डिस्टेंस ऑफ PA PB AB, PA PB AB, PA हाइपोटेनस मतलब साइन कॉज यूज होगा, PB साइन कॉज यूज होगा, ठीक है, फिर AB पूरा, इजी, ठीक है। हाइट BQ इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P to Q, P to Q और BQ, P से Q का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये है तो ये निकालना है, ठीक है, अगेन इजी। यहाँ का डिस्टेंस अगर आपने निकाल लिया है, ये निकल जाएगा, दोनों का सम, इजी, ठीक है, ओके। चलिए आते हैं एग्जाम्पलार में, मुझे एक क्वेश्चन आपको बस दिखाना है, ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एकदम किसी भी बच्चे को स्ट्राइक नहीं करता तुरंत, ठीक है। क्या बोला है इस सवाल में, एक स्पेरिकल बलून है जिसका रेडियस r है, इट सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, ठीक है, मतलब कि पूरा बलून हमारी आंखों में कितना एंगल बना रहा है, पूरा बलून, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पूरा ये बलून मिला के थीटा एंगल बनाया है, यही सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर, और सेंटर जो है बलून का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, फाई, दिस सिंबल इज फाई, तो आपको हाइट ऑफ सेंटर ऑफ बलून निकालना है। तो यहां पर ना देखिए सर्कल का प्रॉपर्टी भी यूज हो जाएगा, कि ये लाइन क्या है, सर्कल का टेंजेंट, ये रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते, तो वहां वो वाला फंडा यूज होगा, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपको सीधा इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, ठीक है, देख लीजिए और ट्राई कीजिएगा फिर, ठीक है। डेट्स इट, इतना ही है क्या, देखो इतना ही है, ये देखो खत्म ही हो गया, तो सिर्फ डरावना दिख रहा है, ठीक है, सीधा आपका आंसर H का वैल्यू आ गया वो, ओके, क्लियर। चलिए और कोई अच्छा सवाल, एक ये अच्छा सवाल है, लेकिन अब ये हम कर चुके हैं, अपने रिफ्लेक्शन वाला देखा ही था, ठीक है।
है ना, ये देखो यहाँ से जितना हाइट, यहाँ से उतना ही उसका रिफ्लेक्शन भी, ठीक है, सरफेस से। ठीक है, तो ये अपन कर चुके हैं। इस बार बिना वैल्यू के है, इसलिए प्रूफ दैट जैसा है। ठीक है, ओके। बाकी ये कुछ क्वेश्चन आप देखिए और ट्राई कीजिएगा। आपको जो ट्राई करना है चाहिए वो क्या है, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है एक, एट्थ, एंड देन ठीक है, ये सब कर चुके हैं। एट्थ एंड देन दिस 15, एट्थ एंड 15, एट्थ एंड 15, बस ये दो क्वेश्चन ट्राई करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि साइन और कॉज आपको दिख रहा है, ठीक है, तो उसी के फॉर्म में आपको चीज़ें बनानी है, बस इतना ही था। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ आपका खत्म होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस बनाइए और जितने ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ ये आपके और 5 मार्क हो गए सिक्योर। तो अब तक आपका टोटल 5 चैप्टर 23 मार्क्स आपको अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक करते रहिए प्रैक मैथ। थैंक यू।